हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम लोगों को ये जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, पहले तो हम लोग ये समझे कि ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझे कि फॉरेन कंट्रीज क्या होती है। तो इंडिया जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां के हम लोग निवासी है, अब उस जगह से अगर हम लोग बाहर, जो कि हमारी डेमोक्रेटिक या हम लोग बोल सकते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री, या तो हम लोग बोल सकते हैं जोग्राफिकल बाउंड्री, इससे बाहर अगर किसी भी कंट्री से हम लोग अगर डील करते हैं तो वो कंट्री हमारे लिए कहलाती है फॉरेन कंट्री। ठीक है, अब इनसे क्या करना है भैया, एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज में या तो हम लोग सामान देंगे या तो हम लोग सामान लेंगे। अगर सामान हम लोग लेते हैं दैट इज नोन एज इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स, और अगर हम लोग सामान देते हैं या गुड्स देते हैं दैट इज नोन एज एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। अब अगर मान लेते हैं उन लोगों से हम लोगों ने सामान खरीद लिया तो उनको देना पड़ेगा हमें पैसा, बट हमारी कंट्री की जो करेंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल रुपी, वो दूसरी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग सामने वाले को कुछ सामान बेचते हैं, वो अगर मान लेते हैं हमें पैसा देता है उसकी खुद की डोमेस्टिक करेंसी में, वो करेंसी हमारे यहां एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करा, सामान का तो एक्सचेंज कर लिया, बट जब करेंसी की बात आई तो म्यूचुअल करेंसी ना होने के कारण हम लोग सामान का लेन देन नहीं कर पाए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जब सामान का लेन देन करना है तो भाई एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करना पड़ेगा तो करेंसी में कुछ तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं किसी करेंसी को अपनी करेंसी से, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज किस पे होगा, मतलब क्या बेस रहेगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो एक रेट रहेगा बेस उसका, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या पड़ा है भैया, फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और हम लोग इसको समझने की यहीं पे आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये एक कंट्री है जिसका नाम है ईरान, और ये एक कंट्री है जिसका नाम है भैया इंडिया। अब इंडिया से ईरान का जो भी लेन देन हो रहा है वो जनरली किस में होगा भैया, या तो गुड्स में होगा या तो सर्विसेज में होगा। ठीक है, तो ये जो गुड्स और सर्विसेज आपने एक्सचेंज करी, अब पेमेंट भी तो करो। तो ये पेमेंट करने का जो तरीका होगा, उनकी कंट्री से हमारे यहाँ जो करेंसी आएगी वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है, और हमारी करेंसी जो उनके यहाँ पहुंचेगी ये भी क्या है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और हम लोग डीपली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, इट रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, या हम लोग बोले कि डोमेस्टिक कंट्री के अलावा जो भी अलग दूसरी कंट्रियां हैं उन सब की जो करेंसी है वो हमारे लिए कहलाएगी फॉरेन करेंसी। क्या कहलाएगी भैया, फॉरेन करेंसी। इन अदर वर्ड्स, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ऑल द करेंसीज अदर देन रुपीज, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है भाई, INR, इंडियन नेशनल रुपी, आर टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनकी करेंसी में जब लेन देन करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहलाएगा भैया, ये फॉरेन एक्सचेंज। इन दिस चैप्टर वी विल अज्यूम फॉरेन एक्सचेंज एज US डॉलर, और हम लोग क्या बेस बना रहे हैं यहाँ पे, US डॉलर को यहाँ पे बेस बना रहे हैं। ठीक है, अब ये US डॉलर बेस कब बना, पहले क्या हुआ करता था, इसकी जगह चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब कि गोल्ड के बदले में क्या करते थे आप, एक्सचेंज करते थे। बट क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था भैया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद यहां पे जो US डॉलर है उसको मान लिया गया है बेस। तो मेनली हमारे यहां सबसे ज्यादा लिक्विड जो करेंसी है वर्ल्ड की वो मान ली गई है क्या, US डॉलर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस मीटिंग के बाद गोल्ड को हटा के ये US डॉलर को बेस मान लिया गया है एक्सचेंज के लिए, तो वो मीटिंग का नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था भैया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट रेफर्स टू द रेट, अब एक ऐसा रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री, मतलब अपनी जो भी एक कंट्री है उसकी जो भी करेंसी है दूसरी कंट्री की करेंसी के बदले में जब यहां पे क्या होगी, एक्सचेंज होगी, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या कहलाएगा ये, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट measures the number of units of one currency required to exchange with one unit of other currency
करेंसी, मतलब कि एक करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए आपकी करेंसी की कितनी यूनिट्स लगेगी वो हमें यहां पे बताना जरूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे $1 इज इक्वल्स टू आपको मान लेते हैं 70 रुपीज देना है। 70 रुपीज किस में देना है भैया? INR में, इंडियन नेशनल रुपी में देना। ओके, अब यहीं पे बात अगर हम लोग करें तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो $1 है इसकी जो कीमत है वो गिर जाए। मान लेते हैं इसको हम लोगों को 65 रुपीज देना पड़े। किस फॉर्म में? INR के फॉर्म में। ये भी तो हो सकता है कि इसको हम लोगों को और ज्यादा देना पड़ जाए, मतलब 75 INR देना पड़ जाए। ठीक है, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सचेंज रेट है एकदम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बट अगर हम लोग मान लेते हैं $1 के अगेंस्ट में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो कितने यूनिट्स है INR के? तो वो सर 70 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है भैया? 70 यूनिट्स है। इसी तरीके से हो सकता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए तो हमें $1 के बदले में 65 INR देना पड़े, या हो सकता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू थोड़ी बहुत क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, तो $1 के बदले में हम लोगों को कितना देना पड़ेगा भैया? 75 यूनिट्स देना पड़ेगा। और हमें यह पता है कि 1 INR इज इक्वल्स टू हमारे यहां होता है 1 पैसा, जो कि मोस्टली हम लोग देखें कि ये कांस्टेंट ही रहता है, मतलब 1 रुपीज में 100 पैसा ही होगा। इसीलिए हमारी करेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। द अबाउट रेट मीन्स दैट 62 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज $1। मतलब $1 का अगर आपने कोई भी सामान लिया है तो आपको INR में कितना रुपए देना पड़ेगा भैया? 62 रुपीज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 62 रुपीज देना पड़ेगा। द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट्स डे टू डे। कैसे फ्लक्चुएट होगा भैया? डे टू डे फ्लक्चुएट होगा। ठीक है ना, मतलब कि यहां पे इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग ये जो एक्सचेंज रेट है ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा भाई? फ्लक्चुएट होता रहेगा। कैसे फ्लक्चुएट होता रहेगा? चलिए अब मार्केट का मतलब समझते हैं। मार्केट का मतलब होता है दो चीजों का बेस। फर्स्ट वन इज द डिमांड एंड सेकंड वन इज द सप्लाई। चलिए अगर मान लेते हैं कि यहां कमोडिटीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो डिमांड ज्यादा होने के कारण और सप्लाई कम होने के कारण यहां जो एक्सचेंज रेट है वो आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एक्सचेंज रेट यहां पे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा सर? तो डिमांड आपने कहीं ज्यादा है और जो सप्लाई क्या है वो क्या है? मार्केट में कम है। वाइस वर्सा, अगर मान लेते हैं एक्सचेंज रेट देखा जाए तो डिमांड बढ़ने पे बढ़ रहा है और सप्लाई कम है यहां पे। अगर उल्टा कर देते हैं, अगर मान लेते हैं डिमांड कम हो जाए और सप्लाई क्या हो जाए भाई? यहां पे बढ़ जाएगी, तो एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा? यहां पे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से रोज ये जो मार्केट है वो एक्सचेंज रेट में क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। क्या होता है बच्चों? फ्लक्चुएट होता है। लाइक एनी अदर प्राइसेस, एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। तो बाकी जैसे प्राइसेस चेंज होते हैं उसी तरीके से मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो भी क्या होता है? यहां पे कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता है। क्या होता है भाई? फ्लक्चुएट होता है। चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे करेंसी डेप्रिसिएशन। अब ये करेंसी का डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी की वैल्यू में कमी आना कहलाता है करेंसी डेप्रिसिएशन। अब हम लोग समझते हैं कि पहले ये जो वर्ड है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू में कंटिन्यूअसली शॉर्टफॉल आ जाना या कमी आ जाना। क्या कहलाता है? यहाँ पे डेप्रिसिएशन कहलाता है। और ये बोल रहे हैं कि हमारी जो कंट्री की करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो जाए। अब डेप्रिसिएट होने के लिए सामने भी तो किसी कंट्री की करेंसी हम लोग को रखनी पड़ेगी। चलिए हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू नॉर्मल केस में 60 रुपीज हुआ करता था। ठीक है भाई, चलिए अब क्या हुआ? यहां बोल रहा है इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब कि अब आपको वहां पे पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे क्या बोल रहा है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि ये 60 रुपीज देना है। अब मान लेते हैं $1 के बदले में अगर आपको 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब आपको 10
₹10 किसी चीज पे ज्यादा देना पड़ रहा है, अगर कोई भी चीज आप लोग खरीदते हो तो ये जो ₹10 है ये आपका करेंसी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। क्या है भाई? करेंसी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। अब हमारे करेंसी की बात करें तो हमारी करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो गई? लेस वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रांग हो गया और ये क्या हो गया भैया? वीक हो गया। ओके, एंड हेंस मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? हमें और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उस चीज को खरीदने के लिए। मतलब कि यूएस डॉलर यहां पे क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया और हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या हो गई भाई? वीक हो गई यहां पे। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे ओल्ड रेट है $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज और ये $1 इज इक्वल टू 64 रुपीज हो जाता है। तो ये जो ₹2 आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये ₹2 बढ़ा हुआ नहीं है, ये ₹2 कम हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कंपैरेटिवली। ओके, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? जब हमें दूसरी कंट्री को अपनी करेंसी में ज्यादा देना पड़ जाए तो हमारी करेंसी उतने रुपए से क्या हो जाती है? डेप्रिसिएट हो जाती है। इस वैल्यू पे मत जाइए कि 62 से 64 हो गया, ये ₹2 आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, मतलब कि आपको चीजें खरीदने में क्या पड़ेगी? महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था करेंसी डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। द रेट्स implies that the rupees is being depreciated as previously rupees 62 is required to purchase $1, but as per the new exchange rate 64 is required to purchase the same amount of dollar. 2 more rupees for the same dollar. कितना रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है भाई आपको? 62 रुपीज की जगह देना पड़ रहा है आपको 64 रुपीज। तो ये जो ₹2 है बेटा, ये ₹2 क्या है? आपका करेंसी डेप्रिसिएशन है। क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन। कंट्री की करेंसी खुद की वैल्यू में अगर गिर जाए, जो भी वैल्यू बना के रखी थी उससे गिर जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग करेंसी डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए इसका इफेक्ट हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट पे हमारा क्या फर्क पड़ेगा, अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई चीज अपनी कंट्री में बनाते हैं और उसको दूसरी कंट्री को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएई को मैं अभी इंडिया से राइस एक्सपोर्ट करता हूं भाई। ठीक है, चलिए अब राइस तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मेरे पास वहां से पैसा अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि यूएई वाले भी मुझे क्या करते हैं? यूएस डॉलर में पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मान लेते हैं करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है? तो इसको समझते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इंप्लाइज दैट द फॉरेन कंट्री कैन परचेज मोर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम अमाउंट ऑफ देयर करेंसी। अब उतने ही अमाउंट में वो ज्यादा चीजों को खरीद पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, It makes the export from domestic currency cheaper and hence export increases. ठीक है, इसके कारण क्या होगा? वो हम लोगों से ज्यादा चीजें खरीदना चालू कर देंगे और यहां से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा? यहां पे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले से बढ़ जाएगा। इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था। आगे बढ़ के $1 जो इसका न्यू रेट है वो हो जाता है 78 रुपीज। ठीक है ना? चलिए, बट उनको तो एक ही यूएस डॉलर देना पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो जो पैसा है वो ₹8 हमारे पास ज्यादा आएगा। अभी हमें देना नहीं है, हमारे पास पैसा आएगा। तो हमारे लिए करेंसी डेप्रिसिएशन में जो एडवांटेज है वो किस चीज का है? तो वो है यहां पे एक्सपोर्ट का। मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन तो वर्ड नेगेटिव है, बट करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो वर्ड तो हमारे लिए नेगेटिव है, बट हमारा क्या हो रहा है? इसमें फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे? यहां से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे भाई? एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यहां हम लोगों ने करेंसी डेप्रिसिएशन भी समझ लिया और करेंसी का जो इफेक्ट है डेप्रिसिएशन का वो एक्सपोर्ट पे क्या है? तो वो भाई पॉजिटिव इफेक्ट है। क्या है भाई? पॉजिटिव इफेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन की। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब यह हुआ कि जब हम लोगों को दूसरी कंट्री को हमारी करेंसी की जो भी वैल्यू उसमें कम देना पड़ जाए। कैसे कम देना पड़ जाए सर? तो हम लोग इसको समझते हैं। $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था नॉर्मल केस में, और न्यू रेट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो $1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 50 रुपीज हो जाता है। तो अब ये जो 20 रुपीज यहां कम दिख रहा है वो हमारी कंट्री की करेंसी के लिए बहुत ही क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये
ये जो 20 रुपीज है, हियर वी ट्रीट एज अ करेंसी एप्रिसिएशन। हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू 20 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो इतनी सी बात हम लोग को याद रखना है। क्या होता है इसको समझे? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन कंट्री की जो भी करेंसी है उसके अगेंस्ट में अगर हमारी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे करेंसी एप्रिसिएशन। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल। अब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी? मोर वैल्यूएबल हो जाएगी, ठीक है। एंड हेंस लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अब हम लोगों को कम पैसा देना पड़ेगा अगर हमें फॉरेन करेंसी खरीदनी है तो। जैसे फॉर एग्जांपल $1 अगर मान लेते हैं 60 का था और $1 अगर मान लेते हैं 40 रुपीस का हो जाता है, तो ये 20 रुपए हमारा एडवांटेज है। हम लोग अब ज्यादा डॉलर्स को यहां पे खरीद सकते हैं। तो जब ज्यादा डॉलर को खरीद सकते हैं मतलब क्या कर सकते हो भैया? आप लोग यहां पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया? इंपोर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पैसा मुझे अब यहां पे कम देना पड़ेगा। ओके, चलिए इसका इफेक्ट भी हम लोग समझते हैं। एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। ओल्ड रेट $1 इज इक्वल टू 62 था और न्यू रेट क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज हो गया। तो ये जो 2 रुपए है वो हमारे यहाँ पे करेंसी एप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग इसके इफेक्ट की बात करते हैं भाई। तो उसमें अगर मान लेते हैं एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, किसमें? डेप्रिसिएशन में, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा भैया? इंपोर्ट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। चलिए समझते हैं। The above rate implies that rupees is being appreciated as the previously 62 rupees are required to purchase $1, but as the new exchange rate only 60 rupees are required to purchase same amount of dollar और 2 rupees जो है वो less than earlier हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें इसके हम लोग इफेक्ट की बात करेंगे इंपोर्ट पे। ड्यू टू appreciation the domestic currency can purchase more amount of foreign goods with the same amount of money। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो भैया? आप खरीद सकते हो। मतलब जिनको भी शौक है एप्पल मोबाइल का, वो अब क्या कर सकते हैं? ज्यादा खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें क्या पड़ने वाली है अब भाई? आपको सस्ती पड़ने वाली है, ज्यादा पैसा देना ही नहीं है। चलिए ओके, इट मेक्स इंपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी चीपर देन अर्लियर एंड हेंस इंपोर्ट इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा? इंपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए। पहले का नाम था डेप्रिसिएशन और दूसरे का नाम था यहां पे एप्रिसिएशन। चलिए, तो इसके इफेक्ट क्या है भाई? और ये दोनों किस पे एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो रहे हैं? तो इसको हम लोगों ने बोला करेंसी एप्रिसिएशन और दूसरे को क्या बोला भैया? करेंसी डेप्रिसिएशन। अब करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा था? सीधा सीधा हम लोग याद कर ले। $1, ठीक है भाई। $1 पहले कितना था? मान लेते हैं 70 रुपए था। हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, मतलब कि ये मान लेते हैं 78 रुपीज हो गया भाई, ठीक है। इफेक्ट क्या है सर इसका? तो इफेक्ट ये है कि बच्चों हम लोग अपनी कंट्री से ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन का क्या भैया इंपैक्ट होगा? तो इन्होंने कहा सर $1 इज इक्वल टू पहले 70 रुपए हुआ करता था, अब $1 इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 40 रुपीज हो गया। तो ये 30 रुपए जो है हमारी क्या हो गई? करेंसी एप्रिसिएशन हो गई। इसके कारण सर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं भाई? कि हम लोग बहुत ज्यादा क्या बढ़ा सकते हैं? इंपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं भाई? यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? तो भाई थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग में चला गया होगा कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। अब कितने टाइप के होने चाहिए? तो देखिए 3 चीजें हो सकती है भाई जीवन में। या तो कोई चीज अच्छी होगी, या तो कोई चीज क्या होगी? बुरी होगी, या तो कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा सब कुछ। ओके, इसी तरीके से यहां पे भी 3 चीजें होने वाली है हमारे साथ। या तो कोई चीज फिक्स हो जाए, या तो कोई चीज
अप डाउन हो जाए या तो कोई चीज चेंज ही ना हो। चलिए हम लोग समझते हैं। तो कितने टाइप के हो गए भैया टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? तो सर 3 टाइप के हो गए। कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ भाई? तो यहां पे अगर इसको इससे मैं मिला दूं, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। ये मान लेते हैं कि ईरान है और ये मान लेते हैं कि भैया इंडिया है। इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई। अब दोस्ती काफी अच्छी हो गई तो इन्होंने कहा कि भैया आपके यहां से जो भी सामान आएगा तो इंडिया में क्या होगा भाई? इंपोर्ट होगा। हमारे यहां से जो सामान आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। बट इन लोगों ने कहा एक काम करेंगे भैया, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो क्या रखेंगे भैया? फिक्स्ड रखेंगे। मतलब हम इसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करना चाहते। तो ऐसी कंडीशन जहां पे दो कंट्री मिलके अपनी अपनी करेंसी को एक साथ जोड़ ले, एक साथ रख ले और किसी को भी ना ज्यादा देना पड़े और ना कम देना पड़े, ये टाई अप हो जाए, इनके बीच में ये एग्रीमेंट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या बोलते हैं पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भैया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, या तो हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये फ्लेक्सिबल क्या होता है भाई? इसका मतलब कि जब हम लोग मान लेते हैं कि एक कंट्री है जिसका नाम है यूएई और इसका इंडिया से ट्रेड हो रहा है। मान लेते हैं यूएई हमें बहुत अच्छा क्रूड ऑयल देता है भैया, ठीक है। अब ये क्रूड ऑयल तो देता है हमें, मगर वो बोल रहा है कि सर हमारा एक ग्रुप है पूरा का पूरा जिसका नाम है ओपेक। तो ये ओपेक कंट्री ने डिसाइड किया है कि भैया इस बार रेट जो है इतने इतने बढ़ा देने चाहिए। तो यूएई के हाथ में भी कुछ नहीं है, उसको तो ग्रुप की बात माननी पड़ेगी। तो ग्रुप की बात माननी पड़ेगी तो यहाँ पे क्या हो गया भैया? एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो गया। तो एक्सचेंज रेट में अगर कुछ ही भी तरीके से क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग भैया मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में क्या होगा? तो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम में ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट यहां पे सारा फ्लक्चुएशन देखा जाएगा, अप्स एंड डाउन्स। अगर मार्केट के हिसाब से देखें हम लोग तो ये क्या कहलाएगा भैया? मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहलाएगा, ये डर्टी फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहलाएगा यहां पे, ठीक है। तो हमारे पास कितने तरीके आ गए भैया एक्सचेंज के? हमारे पास 3 तरीके आ गए। एक तो फिक्स्ड, दूसरा हो गया कौन सा? फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, और तीसरा क्या हो गया भैया? मैनेज, जिसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। चलिए एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करें। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system in which exchange rate of a currency determined by the government। मतलब कि यहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या है भैया? कंट्री की गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने जैसा भी सोचा है उसी तरीके से यहां पे क्या होने वाला है? एक्सचेंज होने वाला। अगर कंट्री की गवर्नमेंट बोलती है कि 1 यूएस डॉलर के बदले में हम लोग 55 रुपीज ही देंगे, तो ये मानना पड़ेगा सबको। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इसी को मैंने एक और नाम दिया था भैया, क्या? पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ मिला दिया जाए, मगर डिसीजन लेने वाला कौन होगा? तो डिसीजन लेने वाली होगी हमारी गवर्नमेंट। ओके, द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब हम मान लेते हैं दूसरी कंट्री से एक्सचेंज कर रहे, कंट्री ने एकदम से बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ा दिए तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्या? एक्सचेंज। इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा रोल प्ले करती है। कहां पे बेटा? एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ओके, इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, दोनों चीजों में ये इन्वॉल्वमेंट रखेगी। एक तो फॉरेन ट्रेड में भी रखेगी और दूसरा कैपिटल मूवमेंट में भी रखेगी। अंडर दिस सिस्टम द डोमेस्टिक कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड। हमारी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी भाई? फिक्स्ड। हम लोगों ने बोला 55, मानना पड़ेगा क्या हमें? 55। दूसरी कंट्री एक्सचेंज करे या ना करे, बट हम लोग कितने में देंगे भैया? 55 में। ओके, आगे क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, बुलियन और कुड बी अ करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री और एनी अदर थिंग। और हो सकता है कि ये करेंसी की जगह हम लोग कुछ और भी स्टैंडर्ड रख ले। हो सकता है इसमें हम लोग क्या रख ले भाई? तो एक काम करते हैं, हम लोग ज्वेलरी रख लेते हैं, ठीक है ना। ज्वेलरी में क्या रख लिया भैया हम लोगों
लोगों ने गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी रख ली। तो जब ऐसा होता है किसी कमोडिटी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं भैया, पैरिटी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई भाई। तो सरकार जहां पे रोल प्ले करना शुरू कर दे अपना, किसमें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो अब दूसरी कंट्री को इतने ही रुपए में क्या करना पड़ेगा, हमारी बात को मानना पड़ेगा। ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड विद द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री देन इट इज नोन एज पेगिंग। मतलब डॉलर और आईएनआर, आईएनआर को मैं बहुत अच्छे से अगर देखूं तो कैसे लिख सकता हूं भैया, तो आईएनआर का एक सिंबल बना दीजिए सर आप, ये बना दिया सर, ठीक है। अब इन दोनों को ही क्या करना है, मिलके दोस्ती करके काम करना है। तो एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में साथ साथ काम करे, डॉलर और रुपी, इसको बोलेंगे हम लोग पेगिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे भैया, पेगिंग सिस्टम। बोलता है व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। अब क्या करा भैया, हम लोगों ने यहां पे रख दिया गोल्ड और उसके अगेंस्ट में रख दिया यूएस डॉलर को। अरे भैया ये क्या हो गया अपने आप में, ये हो गया पैरिटी वैल्यू। तो हमें क्या क्या याद रखना है भाई, कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इसमें सबसे पहले तो आएगी गवर्नमेंट, दूसरा आएगा पेग और तीसरा आएगा पार, ठीक है ना। ओके, सरकार पेग पार, याद हो गया क्या। चलिए, गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी भैया, और अगर किसी करेंसी के अगेंस्ट में होगा तो इसको बोलेंगे पेगिंग और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पैरिटी। पैरिटी किसके अगेंस्ट में होगी, तो हमेशा किसी ना किसी जेम्स एंड ज्वेलरीज के अगेंस्ट में हो सकती है, या हम लोग यहां बोल सकते हैं कि ये बुलियन के अगेंस्ट में हो सकती है। बुलियन का मतलब होता है गोल्ड प्लस सिल्वर। ओके, तो बुलियन मार्केट मतलब गोल्ड मार्केट और सिल्वर मार्केट का क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मेरे ख्याल से अभी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा होगा। ओके, चलिए, अब ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है इसके कारण एक इफेक्ट पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। मतलब हमारी कंट्री की खुद की करेंसी की वैल्यू कम हो जाना अपने आप में कहलाता है डीवैल्यूएशन। क्या कहलाता है भैया, डीवैल्यूएशन। चलिए समझते हैं। इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिरा लेती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं भैया, डीवैल्यूएशन। एक बार हुआ 1992 में, जब हमें पैसा चुकाना था तो हमने क्या करा, हमारी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा गिरा लिया था। क्यों, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा आ गई थी भाई, हमारे पास पैसा चुकाना था, तो तब हम लोगों ने क्या करा था, का डिवैल्यूएशन करा था। उसके बाद आज तक हमें जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसी ही कंट्री की करेंसी की वैल्यू को अगर मैं बढ़ा दूं अपनी जगह से, दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। क्या कहलाएगा बच्चों, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन में दोनों में ही कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वो करेगा भैया कौन, सरकार, ठीक है ना। तो सरकार यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब जहां पे सरकार के अलावा कौन काम करे, मार्केट काम करे, करेंसी एक्सचेंज के लिए सारा डिसीजन मार्केट ले, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। हम लोग इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी यहां पे कह सकते हैं। बोलता है इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, डिमांड और सप्लाई। ओके, ऑफ डिफरेंट करेंसीज, मगर एक करेंसी नहीं है, मार्केट में बहुत सारी करेंसी होगी जिनको हम लोगों को क्या करना है भैया, अप्स एंड डाउन्स करना है। ओके, और डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कहां पे होगा भैया ये एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये एक्सचेंज होने वाला है। सच दैट द करेंसी विच इज इन डिमांड, मान लेते हैं जो करेंसी क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड में है, हैज हायर एक्सचेंज रेट। जैसे अगर 1 यूएस डॉलर की बात करें हम लोग तो उसकी डिमांड ज्यादा है, तो हो सकता है कि INR स्लैश रुपी जो है, हो सकता है मुझे 100 रुपए भी देना पड़े। क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड में है। मतलब डिमांड में अगर होगी तो इसकी सप्लाई क्या होगी, मार्केट में कम होगी, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा देना पड़ेगा। एंड द करेंसी हुज सप्लाई इज मोर इज लेस वैल्यूएबल, मतलब जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी मार्केट में कम,
इट इज एक्सचेंज एट लोअर रेट, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। और क्या कर सकते हैं, यहां पे मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे करेंसी को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से फ्लक्चुएट यहां पे कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि जनरली मार्केट के फोर्सेस से यहां पे चलने वाला है। तो यहां हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो दूसरा पार्ट है एक्सचेंज रेट का, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और हम लोग क्या बोलने वाले हैं इसको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि हमेशा डिपेंड रहेगा मार्केट फोर्सेस पे, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई पे, यहां पे ये डिपेंड रहेगा। अब हम लोग तीसरे पार्ट पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, या हम लोग बोल सकते हैं इसको डर्टी फ्लोटिंग। अब ये मैनेज एक्सचेंज रेट तो ये समझ में आ गया, मगर इसको सर आप डर्टी फ्लोटिंग क्यों कह रहे हो? तो डर्टी फ्लोटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है मार्केट अपनी मनमानी करने लग जाए और बोलने लग जाए कि $1 इज इक्वल टू 150 रुपीज INR में आप दे हम लोगों को, तो फिर क्या करेंगे भैया, हमारे यहाँ के लोग मनमानी करने लग जाए तो क्या करेंगे भैया? तो इस जगह पे हमारे यहाँ जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम है भाई RBI, ये अपना मेन रोल प्ले यहाँ पे करता है। इसीलिए इसको कहा गया है डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझते हैं इसको, इट इज अ हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू सिस्टम, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन है किसका भैया? तो दो चीजों का, एक तो फिक्स्ड और दूसरा किसका भाई? फ्लेक्सिबल का। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है यहाँ पे? मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यहाँ पे कहलाता है। ओके, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये फ्लेक्सिबल जो है मेनली किस पे डिपेंड था भैया? तो ये मार्केट पे डिपेंड था, मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट था। चलिए, तो ये क्या बोलता है? एंड सेंट्रल बैंक इज अ की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज। अगर मार्केट अपनी मनमानी करेगा तो हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो अब यहाँ पे मेन और एक्टिव रोल प्ले करने लगेगा भाई। ओके, इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, कब? जब एक्सट्रीम एप्रिसिएशन या एक्सट्रीम क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेप्रिसिएशन। अब हमें डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन तो पता है, बट जब वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तो ही यहां पे ये लोग क्या करेंगे? एक्टिव रोल प्ले करने लगेंगे। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द रेट ऑफ करेंसी स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। मतलब ऐसा ना हो कि टारगेट वैल्यू से बाहर निकल जाए। ठीक है, हम लोगों ने जितना सोचा, मान लेते हैं कि $1 के बदले में मुझे 60 रुपीज देना है, पता चल रहा है वहाँ 160 कर दिया, तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी सारी कंडीशन जो है वो हमारे लिए डिफिकल्ट होती है सस्टेन करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है भाई? RBI का। फंक्शंस ऑफ RBI, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और RBI का मेन फंक्शन भी होता है कि ये कस्टोडियन होता है किसका? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों चीजों को समझा कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो तीन टाइप से काम करेंगे, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये सब जो चीजें हैं वो मार्केट में किस तरीके से काम करती है। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तो हम लोग बोलते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भैया? एनी अदर करेंसी। ओके, अब डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो करना है मगर किसी और करेंसी के फॉर्म में करना है। चलिए, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डॉलर अराइजेस ड्यू टू मेनी रीजन, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। भाई जो दूसरी कंट्री की करेंसी है उसकी डिमांड हमारे मार्केट में बढ़ रही है, कुछ तो कारण होंगे उसके, तो एक एक कारण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। मतलब कि मान लेते हैं आपने एप्पल के फोन मंगाए, एप्पल का आईपैड मंगाया या कोई भी प्रोडक्ट मंगाया, तो भाई उसकी पेमेंट तो आपको किस में करनी पड़ेगी? $, में। मतलब जब भी आप किसी चीज का इंपोर्ट बढ़ाएंगे हमारी कंट्री में, अपनी कंट्री में, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा भैया? दूसरी कंट्री की करेंसी की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे आएगा, पहला कारण। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स। ठीक है, दूसरा, अगर आप मान लेते हैं ट्रैवलिंग का आपको बहुत शौक है, ठीक है ना, तो वर्ल्ड टूर पे निकलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी जो है वो क्या करेंगे? यहाँ पे डिमांड करेंगे, मतलब मांगेंगे, तभी तो वहां पे जाके ट्रैवल कर पाएंगे। पता चल रहा है INR रखा है, वहां पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए भी आप
क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसकी क्या करेंगे, यहाँ पे डिमांड बढ़ाएंगे। तो पहला रीजन क्या हो गया भैया, इंपोर्ट, और दूसरा रीजन क्या हो गया, अगर आप फॉरेन टूर करते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दूसरी कंट्री की करेंसी को आप यहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बोलता है फॉर परचेजिंग एसेट्स इन द फॉरेन करेंसी। अगर मान लेते हैं कि आप दूसरी कंट्री में जाते हो, दूसरी कंट्री में रहना आपको पसंद आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वहां पे कुछ ना कुछ एसेट्स खरीदने की कोशिश करोगे। तो ये जो एसेट्स खरीदोगे मतलब कि उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी क्या हो गई भाई, डिमांड में आ गई, क्योंकि उनको पेमेंट तो उनकी कंट्री की करेंसी में करोगे ना, अपनी कंट्री की करेंसी में थोड़ी ना कर दोगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड इन मेकिंग यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर लाइक सेंडिंग गिफ्ट्स टू अब्रॉड। अगर दूसरी कंट्री को हम लोगों को गिफ्ट देना है, बट गिफ्ट देना है वो तो ठीक है अपनी जगह पे, मगर उम्मीद मत करो कि आपको मिलेगा। ओके, तो उनकी कंट्री की करेंसी में ही क्या करना पड़ेगा, उनको गिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस कारण से भी क्या होता है, फॉरेन कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड अराइजेस व्हेन पीपल वांट्स टू मेक गेन फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ऐसा भी होता है कभी कभी कि दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो हम लोग अपने पास रखते हैं और मान लेते हैं कि धीरे धीरे करके उसके रेट अगर बढ़ने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल $1 अगर मान लेते हैं कि 70 रुपीज है, ठीक है भैया, अब मान लेते हैं कि $1 जो है 170 रुपीज हो जाता है, तो जिसके पास भी ये डॉलर रखे हुए हैं उसको बैठे बिठाए 100 रुपए का फायदा होने लगेगा हर एक डॉलर पे। ठीक है, तो मैं इसको विंडफॉल गेन्स भी बोल सकता हूं। तो इन सब कारणों से दूसरी कंट्री की जो करेंसी है उसकी यहाँ पे क्या होती है भैया, वैल्यू बढ़ जाती है, और उस वैल्यू को बढ़ने को ही हम लोग कहते हैं यहाँ पे डिमांड। क्या बोलते हैं भैया, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। आगे बढ़ते हैं, रीजंस क्या क्या है, व्हाट इज द रीजन, क्या है डिमांड बढ़ने के रीजन क्या है। चलिए ओके, पहला, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, अगर मान लेते हैं फॉरेन करेंसी के जो प्राइस है वो अगर फॉल हो जाएगा, इंपोर्ट फ्रॉम दैट कंट्री बिकम्स चीपर। अब भाई वहां से, उस कंट्री से हम लोग ज्यादा सामान मंगाने लगेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, पैसा अब कम देना है। ओके, सो इंपोर्ट इंक्रीजेस एंड हेंस द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी आल्सो राइजेस फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, सामान मंगवा लिया, पैसा देना है, तो इंपोर्ट करने के कारण आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उस कंट्री की करेंसी अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि उस इंपोर्टिंग गुड्स के आप क्या कर सको, पेमेंट उनकी कंट्री की करेंसी में कर सको। आगे बोलता है व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, अगर मान लेते हैं जो फॉरेन करेंसी है वो सस्ती हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री। इसके कारण क्या होगा कि उस कंट्री में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, और ये जो रिजल्ट है क्या देता है कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो भाई हमारे देश में बढ़ जाएगा। ओके, व्हेन द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, कैसे फॉल होगा भाई, तो $1 इज इक्वल टू 70 रुपए था, $1 अगर मान लेते हैं 65 रुपीज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ भैया, फॉरेन करेंसी फॉल्स। देखिए फॉरेन करेंसी क्या हो गई भैया, यहाँ पे फॉल हो गई। डिमांड इंक्रीजेस एज मोर एंड मोर पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो इसमें पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अब ये मार्केट और फ्लक्चुएट होता है, $1 मान लेते हैं कि 170 होता है, तो 70 से 170 वही 100 रुपए फिर आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे कमा लिया। ओके, तो इन सब चीजों के कारण भी क्या है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कंटिन्यूअसली हमारे यहाँ बढ़ रही है। एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करें, व्हेन रेट ऑफ डॉलर डिक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ रुपीज फ्रॉम $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज एंड $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। ठीक है, पहले 62 देना था, अब कितना देना है, सिर्फ यहाँ पे 60 देना है। मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग डॉलर, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहेंगे कि अब हमें सस्ता मिल रहा है, इंडिया वालों की टेंडेंसी है सस्ता मिला तो इकट्ठा खरीद कर रख लो, देखा जाएगा जो होगा। ओके, डॉलर एज दे आर एक्सपेक्टिंग टू सेल डॉलर आफ्टरवर्ड्स एट अ हायर रेट ऑन अर्न प्रॉफिट, और क्या करेंगे, जैसे रेट बढ़ जाएगा वैसे क्या कर देंगे, इसको बेच देंगे। तब तक के क्या करके रखेंगे, तब तक के इस कंट्री की करेंसी को क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। तो ये सारे कारण है हमारे डिमांड बढ़ने के। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिमांड कर्व अंडर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, चलिए नॉर्मल कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये रेट हुआ करता था और ये क्वांटिटी मिला करती थी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या कर दिया,
रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो कम कर दिया। रेट ऑफ एक्सचेंज कम करने के कारण क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ये सीधा सीधा डिमांड फोर्सेस पे काम करता है। मतलब हम लोगों ने समझा था कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होती है, और अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, यहाँ पे बढ़ती है। चलिए यही वाला रिलेशन इस पूरे ग्राफ में समझ में आया कि जैसे ही हम लोगों ने रेट ऑफ एक्सचेंज कम करा, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांड जो है मार्केट में क्या हो गई भैया, बढ़ गई। चलिए समझते हैं आगे। और द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स नेगेटिवली। कैसा स्लोप होता है भैया, ये नेगेटिवली। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो रेट और जो डिमांड है वो क्या होगा भैया, यहाँ पे नेगेटिवली रिलेटेड होगा। मतलब एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी इंक्रीजेस, इट क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। द डायग्राम एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप। तो डायग्राम क्या शो कर रहा है यहाँ पे भैया, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन द रेट एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हम लोगों ने समझा कि डिमांड जो है वो हमेशा कैसा रहेगा भैया, नेगेटिवली रिलेटेड होगा। किससे, क्वांटिटी डिमांड से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट फर्स्ट द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज OR। पहले हम लोगों ने देखा कि पहला जो रिलेशन था वो OR1 का था और यहां पे OQ1 का था। चलिए अब क्या होता है, इट्स क्वांटिटी डिमांड इज OQ1, रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज। एज द रेट डिक्रीजेस, जैसे ही रेट कम हुआ फ्रॉम OR1 टू OR2, मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग डॉलर। क्यों, क्योंकि रेट कम हो गया तो पैसा कम देना पड़ेगा, मटेरियल हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। ओके, ड्यू टू लोअर रेट डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ1 एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो इस पे हम लोगों को ध्यान देना है बस इनवर्स रिलेशन पे। किस पे ध्यान देना है, इनवर्स रिलेशन पे। ओके, अज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर, और किसी भी चीज में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, डिक्रीज इन डिमांड मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। ओके, अब हम लोगों ने डिमांड की बात करी, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिमांड का उल्टा जो होता है मार्केट में, उसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई। तो मार्केट में कितनी करेंसी की कब हमें सप्लाई करना है, ये हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे होगा भाई, तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, काय का करना पड़ेगा भाई, गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे वैसा वैसा आपके पास पैसा आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। व्हेन वी export goods and services to some foreign country, they make payment in their own country and hence supply increases। ठीक है, हमारे यहाँ से गुड्स गया और उनके यहाँ से करेंसी आना हमारे यहाँ पे शुरू हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई। क्या बोलते हैं, सप्लाई। When some foreign company or individuals invest in our country, अगर बाहर वाला कोई भी हमारी कंट्री में क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है, it leads to increase in the supply of foreign exchange। क्यों सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट हुई भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, हमारी कंट्री में FDI कर रहा है, और FDI करने के लिए वो हो सकता है अपनी कंट्री की करेंसी यहाँ पे लेके आएगा। मतलब मार्केट में यहाँ पे सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई होगी। काय की, तो दूसरी कंट्री जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है उसके कारण। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोगों को समझ में तो आ गया भाई। अब बोलता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस व्हेन फॉरेनर्स अंडरटेक टूर इन डोमेस्टिक कंट्री। हमारी कंट्री में आके वो अगर घूमना शुरू कर दे तो हमें वो जो पेमेंट करेंगे वो उनकी कंट्री की करेंसी में करेंगे, जो कि जनरली ज्यादा ही होती है। ओके, और इससे हमारा फायदा है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, या दूसरी कंट्री से हमारे पास क्या आना शुरू हो जाए भैया, गिफ्ट आना शुरू हो जाए, तो वो भी किस में आएगा, तो वो उनकी कंट्री की करेंसी में यहाँ पे हमारे पास गिफ्ट आएगा। ये सब कारण है जिसके कारण हमारे यहाँ क्या होती है भैया, सप्लाई बढ़ती है। और हम लोग कारण समझते हैं, रीजन फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, जब फॉरेन एक्सचेंज के रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर, और उसके कारण डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। इट इंड्यूसेस द फॉरेन कंट्री टू
इंक्रीज देयर इंपोर्ट, क्या बढ़ जाएगा भैया, इंपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंपोर्ट दे सप्लाई देयर ओन करेंसी डॉलर एंड हेंस इट्स सप्लाई इंक्रीजेस। मतलब बाहर से अगर हम लोगों ने पैसा उनसे लेना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनकी कंट्री की करेंसी की सप्लाई हमारी कंट्री में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग और इसके कुछ रीजंस की बात करते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, जब फॉरेन करेंसी के प्राइस जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, its supply also increases as people wants to make gain from speculative activities। कोशिश करेंगे कि गलत तरीके से ही हो, कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाए। उन एक्टिविटीज को क्या कहते हैं भैया, यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं भैया, विंडफॉल गेन या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। पीपल हु अर्लियर परचेजेस फॉरेन करेंसी डॉलर विल नाउ सेल देम एट हायर प्राइसेस एंड अर्न प्रॉफिट। मान लेते हैं कि $1 उनने खरीदा था 60 रुपीज का, अब $1 की जो कीमत है 120 रुपीज है, तो हर $1 पे उन लोगों ने कितना कमा लिया, यहाँ पे 60 रुपीज यहाँ पे कमा लिया। तो ये सारे तरीके हैं भाई मार्केट में सप्लाई को बढ़ाने के। ओके, अब हम लोग सप्लाई कर्व की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करें। पहले देखिए, हमेशा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी भाई, यहाँ पे कम होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले लोअर लेवल पे हम लोग बात करें तो ये प्राइस हुआ करता था, मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज, और ये क्वांटिटी हुआ करती थी। बट जैसे ही हम लोगों ने इसको बढ़ाया वैसे ही ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ गई। मतलब देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड द क्वांटिटी सप्लाई। ओके, चलिए समझते हैं। द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स अपवर्ड एज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। तो वहां पे क्या हो रहा था भाई, डिमांड में लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप था, और यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है और अपवर्ड स्लोप है बिटवीन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स सप्लाई। इफ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, अगर मान लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है वो बढ़ जाता है, rate of dollar in terms of rupee, then its quantity supply also increases and vice versa। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो खत्म, अब सप्लाई शुरू। और डिमांड में रिलेशन कैसा होता है भैया, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। ये दोनों को हम लोग को याद करना है कि डिमांड में रिलेशन नेगेटिव और सप्लाई में रिलेशन हमेशा क्या होगा भाई, हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको और डीपली समझ लेते हैं कि ये जो डायग्राम है वो क्या शो करता है। द अबाउट डायग्राम रिप्रेजेंट्स अबाउट द पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में बता रहे हो भाई, तो इनने कहा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। फॉरेन एक्सचेंज का जो भी रेट है वो और उसकी क्वांटिटी सप्लाई में। Firstly, when the rate of foreign exchange OR1, its quantity supply is OR1 और OQ1 हम लोगों ने एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये OR1 हो गया और ये हो गया OQ1। OR1 मतलब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ये क्या हो गया भैया, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब बोलता है जब रेट बढ़ाया हम लोगों ने, OR1 से OR2 पे ले गए, इट्स क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, और क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गई हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गई। एज ट्रेडिंग फ्रॉम दैट करेंसी बिकम्स मोर एडवांटेजियस, मतलब ट्रेडिंग करना हमारे लिए और भी ज्यादा क्या हो गया है, एडवांटेजियस का मतलब हुआ बहुत ही फायदेमंद हो गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे कि कितने पे ये फॉरेन एक्सचेंज होता है। The equilibrium exchange rate is determined at the level at which the demand of foreign exchange equals to the सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फॉरेन एक्सचेंज का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, समझते हैं इसको। अब डिमांड हमेशा ऐसा रहेगा, सप्लाई हमेशा ऐसे रहेगी। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या हो गया भैया, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ध्यान समझिएगा। अब यहां से ये बढ़ता है तो ये बढ़ रहा है किस पे भाई, सप्लाई पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम के ऊपर जो भी जा रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे,
एक्सेस सप्लाई। क्या कहेंगे? एक्सेस सप्लाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो ये आगे बढ़ रहा है ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे एक्सेस डिमांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सेस डिमांड। मतलब ये वाला जो एरिया है ये हो गया हमारा एक्सेस सप्लाई, और ये वाला जो एरिया हो गया ये हो गया हमारा एक्सेस डिमांड। क्या हो गया भैया? एक्सेस डिमांड। और ये जो पॉइंट है जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों ही मैच करता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, और समझते हैं इसको डेप्थ में हम लोग। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द अबाउट डायग्राम। फर्स्टली व्हेन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज OR1, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉरेन रेट जो है वो कितना है भैया? OR1। इट्स क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर, इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो ग्रेटर है देन द क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या है? कम है। विच इज नोन एज एक्सेस डिमांड। इसको क्या बोलेंगे भैया हम लोग यहाँ पे? एक्सेस डिमांड। मतलब ये वो वाला पॉइंट है जहां पे क्या बोल रहा है भैया? क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी डिमांड क्या है भैया? ज्यादा हो गई है, और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है? यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो रही है। अब ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट एस। क्या बोलेंगे भैया? पॉइंट एस। तो ये पॉइंट एस क्या शो करता है यहाँ पे? एक्सेस डिमांड। क्या शो करता है भैया? एक्सेस डिमांड। सो इन ऑर्डर टू गेट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ई, द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मस्ट बी इंक्रीज। अब अगर इक्विलिब्रियम पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको क्या करना पड़ेगा भैया? इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज, ताकि वो इक्विलिब्रियम तक के आ जाए। ओके, अब यहां पे बोलता है रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज। रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात कर रहा है भाई, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेस सप्लाई की। When the rate of foreign exchange is OR2, मान लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया भैया? 0 से ये हो गया OR2, ठीक है। द क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्वांटिटी सप्लाई है वो ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांड क्या है भैया? कम है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांड जो है कम है और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो क्या हो गई भैया? ज्यादा हो गई। In order to reach equilibrium and to minimize the condition of excess supply, the exchange rate must be decreased. अब exchange rate को क्या करना पड़ेगा भैया? कम करना पड़ेगा। मतलब ये excess supply के केस में exchange rate को क्या करना पड़ेगा? हमें कम करना पड़ेगा, और excess demand के केस में क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो रिलेशन कैसे हो गए भाई इनके? वाइस वर्सा रिलेशन हो गए, मतलब नेगेटिव रिलेशन हो गए। ओके, चलिए अब इन द गिवन डायग्राम बोथ डिमांड एंड सप्लाई curve of foreign exchange meets each other at point E. दोनों किस पे मिलते हैं? पॉइंट E पे, where the equilibrium exchange rate and the equilibrium quantity is determined. दोनों मिल सकता है यहाँ पे। एक तो equilibrium exchange rate भी मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा भैया? equilibrium quantity भी यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ तक के हम लोग equilibrium तक के यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लक्चुएशंस की। फ्लक्चुएशन मतलब यहाँ पे चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो चेंजेस इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं चेंज इन डिमांड में। तो डिमांड जहां पे थी इक्विलिब्रियम पॉइंट से, हम लोगों ने क्या कर दी? डिमांड को पहले से बढ़ा दिया। अब डिमांड बढ़ी तो यहां पे ऑटोमेटिकली रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या हो गया भैया? बढ़ गया। चलिए समझते हैं। इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इज डिटरमाइंड such that demand is equals to supply, एक पॉइंट था डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, कौन सा था भैया? इक्विलिब्रियम पॉइंट था। If its demand fluctuates, then there would be various impact on the foreign exchange market, which are as follows. अब ये यहाँ पे डिमांड बढ़ाने के कारण ये हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है और जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, दोनों की बढ़ गई, ठीक है। चलिए इसके इम्पैक्ट की हम लोग एक एक की बात करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ भाई? इंक्रीज इन डिमांड। क्या हुआ? इंक्रीज इन डिमांड। द अबाउट डायग्राम रिप्रेजेंट द डिमांड कर्व डी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये जो डी है ये लेफ्ट से राइट में क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। द सप्लाई कर्व ऐसे स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो सप्लाई है ये हमेशा अपवर्ड जाता है भैया लेफ्ट टू राइट में। When quantity demand and quantity supply of foreign exchange are equal, the currency finds its equilibrium exchange rate, ठीक है। जब ये दोनों ही रहेगा, बराबर रहेंगे, मीटिंग पॉइंट भी रहेगा उसमें, तो ये क्या कहलाएगा भैया? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो ये OR
और क्या बोल रहा है ओ क्यू, ठीक है ना। तो ओ आर और ओ क्यू जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करता है। क्या करता है भैया, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे शो करता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस, अगर मान लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी डिमांड हम लोग क्या कर देते हैं, अपनी जगह से इंक्रीज कर देते हैं। द डिमांड का विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट, जहां पे था उससे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये तो नाम दे देता हूं मैं इसको डी डैश और डी डैश, ओके। द सप्लाई का विल रिमेन सेम एज अर्लियर, मगर सप्लाई कर में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह पे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ओके। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वुड इंक्रीज फ्रॉम OR टू OR1, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम रेट जो है वो यहां से चेंज होके कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा, ओके। तो ये इंपैक्ट पड़ा क्या कि आपने जैसे ही डिमांड बढ़ाई तो वैसे ही जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीजेस द OQ एंड OQ1, तो क्वांटिटी भी बढ़ गई इसके कारण। द न्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम वुड बी E टू E डैश, यहां से ये बढ़ के कहां पहुंच गया भैया, E डैश पे पहुंच गया, ओके। इट इंप्लाइज दैट द डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएटेड, इसका मतलब हमारी कंट्री जो है जो भी करेंसी यूज कर रही है वो क्या हो गई, यहां पे डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ भैया, $1 अगर मान लेते हैं 70 रुपए था, तो $1 अब आपको देना पड़ेगा 75 रुपीज, तो ये 5 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे डेप्रिसिएशन। मतलब डिमांड बढ़ने के कारण हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो क्या हो जाती है भैया, डेप्रिशिएट हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, डेप्रिशिएट हो जाती है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे इंपैक्ट की, जिसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो जिस जगह पे भी डिमांड था, मतलब डिमांड यहां पे है तो अगर बढ़ रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, बट अगर कम होना है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ओके। अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। अब इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ओके। चलिए एक एक चीजों को समझते हैं हम लोग यहाँ पे। द अबाउट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व DD ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये जो DD है वो स्लोप्स डाउनवर्ड होगा, कहां से, लेफ्ट टू राइट। इसी तरीके से सप्लाई का वो लेफ्ट टू राइट क्या होगा भैया, अपवर्ड जाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या जाते हैं, क्रॉस सेक्शन में जाते हैं। व्हेन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल, द करेंसी फाइंड्स इट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OR एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन हमारे पास है अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपैक्ट की हम लोग बात करते हैं। इसमें बोलता है नाउ इफ द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस, अब मान लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है किसी कारण से, देन द डिमांड का विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स लेफ्ट DD टू D डैश D डैश। द सप्लाई कर्व विल रिमेन सेम, मगर सप्लाई कर्व में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वुड डिक्रीज OR टू OR1, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम रेट है वो कहाँ आ जाएगा भैया, OR से O1 पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये दोनों ही क्या हो रहा है भैया, अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका इंपैक्ट और देख लेते हैं हम लोग भैया, ठीक है। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, OQ से क्या आ गई भैया, OQ1 पे आ गई। द न्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट E डैश, और इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E डैश। इट इंप्लाइज दैट द डोमेस्टिक करेंसी इज एप्रिशिएटेड, मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई यहाँ पे, एप्रिशिएटेड हो गई। इसका मतलब ध्यान से हम लोग समझे कि जब डिमांड बढ़ी तो वहां पे करेंसी क्या हुई भाई, डेप्रिशिएट, ठीक है। और जब डिमांड कम हुई तो करेंसी क्या हो गई भैया, एप्रिशिएट, ठीक है। चल तो ये दोनों चीजें हम लोग को याद हो गई, ठीक है ना। चलिए तो डिमांड बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन होगा करेंसी का, कौन सी करेंसी भाई, तो डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहा हूं। और डिमांड कम होगी तो क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा, ठीक है। डिमांड कम होगी तो एप्रिसिएशन और डिमांड बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन, ओके। अब हम लोग चेंजेस इन बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई का रिलेशन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है भैया, पॉजिटिव, ठीक है। फॉर अ डिटरमाइंड demand is equal to supply exchange rate, if there exists change in supply then it would show various impact on foreign exchange which are as follows, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो चेंजेस होने वाले हैं वो किस तरीके से यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपका डिमांड लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप, ये हो गया सप्लाई
लेफ्ट से राइट अपवर्ड स्लोप। अब जिस भी तरफ से आप लोगों को राइट या लेफ्ट लेना है उसके फेस पे चले जाओ। जैसे ये सप्लाई है, मेरे को अगर इसको बढ़ाना है तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए मेरे को सामने रखना पड़ेगा सप्लाई को और इसका राइटवर्ड मूवमेंट, और अगर मान लेते सप्लाई को कम करना है तो इसका लेफ्टवर्ड मूवमेंट। मतलब जिसको भी करना है चेंज उसके फेस पे चले जाओ। डिमांड को करना होता तो मैं डिमांड के फेस पे चला जाता और डिमांड के फेस पे इंक्रीज ये होता, और अगर डिमांड को कम करना होता तो ये करता मैं। मतलब जिस भी जगह पे आप चेंज करना चाह रहे हो उसके सामने आके खड़े हो जाओ और उसके बाद इसको क्या करने लगो भैया, चेंज करने लगो। तो यहां हम लोग बात कर चुके हैं कि डिमांड जो है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने चेंज करके देख लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सप्लाई की। तो सप्लाई हो या डिमांड हो, आप लोगों को सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे देना है, ठीक है। अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे ध्यान क्यों देने की बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में जाएंगे तो हम भूल जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इसको ऐसे याद करें हम लोग कि अगर मान लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में ये हमारी सप्लाई है, इसको मैं एस नाम दे देता हूं, और ये नॉर्मल कंडीशन में हमारी डिमांड है। तो अगर मान लेते हैं किसी भी चीज में इंक्रीज करना है, इंक्रीज को मैं आई शो कर देता हूं, डिक्रीज को मैं डी शो कर देता हूं, ठीक है। तो इंक्रीज अगर करना है मुझे डिमांड में, तो मैं डिमांड जैसा का कर्व है उसको मैं ऐसा का ऐसा फेस करूं और उसके हिसाब से राइटवर्ड शिफ्ट करूं। मतलब डिमांड मुझे यहां से तो नहीं दिख रहा क्योंकि यहां से तो सप्लाई है, अब मुझे जाना पड़ेगा यहां पे। अब ये जो डिमांड है उसका राइटवर्ड, मतलब कि इंक्रीज इन डिमांड जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, डिक्रीज इन डिमांड जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे सप्लाई में इंक्रीज करना है तो सप्लाई को मैं पहले फेस करूं, सप्लाई का राइट वर्ड जो होगा वो इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई का लेफ्ट वर्ड जो होगा वो हो जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये एग्जाम में बच्चों याद रखना है, इस तरीके से हमारा ग्राफ शो होने वाला है। चलिए अब हम लोग चेंज इन सप्लाई में स्टार्ट करते हैं आगे। इंक्रीज इन सप्लाई को, ठीक है, क्या करना है भैया, इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई कहां है, सप्लाई मेरे सामने दिख रही है, सप्लाई के राइटवर्ड जाना मतलब इस तरफ शिफ्ट करना कहलाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। क्या कहलाएगा बच्चों, इंक्रीज इन सप्लाई। इसके कारण क्या चेंज हुआ, तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज था ये कम हो गया और जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई भाई, बढ़ गई। मतलब रेट कम हुआ और क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब रिलेशन कैसा है भाई, नेगेटिव रिलेशन है या वाइस वर्सा रिलेशन है, या तो अपोजिट रिएक्शन है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। मतलब सप्लाई के बढ़ने के कारण रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा और क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके चलिए समझते हैं। The above diagram represents the demand curve DD of foreign exchange slopes downward from left to right। ठीक है, ये जो DD कर्व है वो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, स्लोप्स डाउनवर्ड होगा। इसी तरीके से the supply curve slopes upward from left to right। ये देखिए सप्लाई कर्व इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाएगा। ओके, when quantity demand and quantity supply of foreign exchange are equal, जब quantity demand और quantity supply दोनों बराबर होंगे तब ये जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा भैया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OR एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया भैया, OR मिल गया और क्या मिल गया यहाँ पे, OQ मिल गया। अब हम लोग जैसे ही इसमें इंक्रीज करते हैं मतलब चेंज करते हैं तब क्या होगा, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइज। ठीक है, अब SS से कहां चले जाएगा भैया, S'। ठीक है ना, मतलब ये है SS सप्लाई, ये चेंज हो जाएगा कहां, S' और S' पे। किस पे हो जाएगा, S' और S' पे। द डिमांड कर्व विल रिमेन सेम एज अर्लियर, और डिमांड कर्व क्या है, सेम है अपनी जगह पे, क्योंकि चेंज किस में करना है, सिर्फ हमें सप्लाई में करना है। ओके, द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वुड डिक्रीज फ्रॉम OR टू OR1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, OR से OR1 पे आ गया। ठीक है ना, चलिए तो OR1 पे आ गया है हमारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है भाई, ध्यान से समझिए। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। ये OQ है, ठीक है भाई। अब मान लेते ये हो गया OQ1। ठीक है ना, चलिए द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी E'। न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, E' हो जाएगा।
इट इंप्लाइज दैट द डोमेस्टिक करेंसी इज एप्रिशिएटेड। इसके कारण क्या बोल रहा है भैया, जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिमांड में जब भी इंक्रीज होगा तो करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, डिमांड में जब भी डिक्रीज होगा तो करेंसी का एप्रिसिएशन होगा, सप्लाई में, ठीक है, जब भी इंक्रीज होगा तो करेंसी का क्या होगा भैया, एप्रिसिएशन होगा। मतलब वाइस वर्सा अगर ये डिक्रीज होगा तो इसका क्या होगा भैया, डेप्रिशिएट होगा। क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। तो ये रिलेशन हम लोग को याद करने हैं, तो हम लोग कैसे याद करेंगे भैया, देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये DIDDA और SIADD, ठीक है। चलिए याद कर लिया हम लोगों ने कैसे। डांस इंडिया डांस में यहां पे डेली एनालिसिस होता है। क्या होता है, डेली एनालिसिस होता है। फिर डांस इंडिया डांस में कौन गई भाई, सिया गई, और फिर उसने क्या करा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जो DD के फॉर्म में दिया। किस फॉर्म में दिया भाई, DD के फॉर्म में दिया, ठीक है ना। तो फिर से याद करते हैं हम लोग, डांस इंडिया डांस में डेली एनालिसिस होता था किसका भैया, सिया का, और सिया ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसका नाम था DD। क्या नाम था उसका, DD। एक साथ अगर मिला के हम लोग याद करें इसको, तो डांस इंडिया डांस में डेली एनालिसिस होता था, जिसमें एक गर्ल गई जिसका नाम था सिया, और उसने DD नाम का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया। तो ये हमें पूरा एक साथ याद हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से। तो हम लोगों ने अभी बात करी बेटा इंक्रीज इन सप्लाई की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब बात करेंगे हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई की। मैंने कहा था ये जो भी आप चेंज देख रहे हैं उसको जाके डायरेक्टली फेस करें। जैसे ये डायरेक्टली मैंने इसको फेस किया, अब इसने बोला डिक्रीज, तो सर जहां पे ये है उससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसके कारण क्या क्या चेंज हुआ, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये R जो रेट ऑफ एक्सचेंज था ये R1 में कन्वर्ट हो गया, ये जो Q है ये Q1 में कन्वर्ट हो गया। मतलब रेट यहां पे अगर बढ़ रहा है तो जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, यहां पे कम हो रही है। तो रिलेशन कैसा हो गया भैया, इनवर्स रिलेशन हो गया। कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। ओके, समझते हैं। द डिमांड कर्व DD, देखिए ये डिमांड कर्व DD है हमारा, जिसमें कोई चेंज नहीं। ये सप्लाई कर्व है, इसमें कोई चेंज नहीं, और इसके कारण जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ। ओके, द सप्लाई कर्व SS स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो सप्लाई कर्व है SS वो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट में अपवर्ड जा रहा है। डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है भाई, डाउनवर्ड जा रहा है। इन दोनों की जो मीटिंग पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। व्हेन क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई of foreign exchange are equal, the currency finds its equilibrium exchange rate। क्या मिलेगा भैया, equilibrium exchange rate मिलेगा, and equilibrium quantity क्या मिल जाएगी यहाँ पे, equilibrium quantity मिल जाएगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और चेंजेस देखते हैं इसमें। OX एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट की हम लोगों ने बात कर ली भाई। OY एक्सिस, ठीक है, रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ इफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस देन, ठीक है। अब ये हमारा ये OY एक्सिस है, ये हमारा OX एक्सिस है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर सप्लाई को कम कर दिया तो सप्लाई यहाँ पे कम कर दिया तो इस तरफ आ जाएगी, मतलब ये वाला पॉइंट। अब ये देखिए ये नया सप्लाई कर्व, ये आपका रेट ऑफ एक्सचेंज, ये क्वांटिटी आ गई आपके यहाँ पे। द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स लेफ्ट, SS टू S डैश, S डैश, SS से किस तरफ जाएगा, S डैश और S डैश की तरफ जाएगा। द डिमांड कर्व विल रिमेन सेम एज अर्लियर DD, और डिमांड कर्व में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वुड इंक्रीज फ्रॉम OR टू OR1। ये OR से कहां पहुंच गया भैया, OR1 पे, ठीक है। द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। ये देखिए OQ टू OQ1। अब इसके कारण इक्विलिब्रियम पॉइंट E से कहां आ गया है, E डैश पे आ चुका है। द न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी E डैश। इट इंप्लाइज दैट द डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएटेड। इसके कारण डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी हमारी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। और मैंने आपको याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा बता दिया था शायद। चलिए फिर से एक बार याद कर लेते हैं। DIDDA SIA और
डीडी मतलब चलिए ये अगर मान लेते हैं डिमांड में आपने इंक्रीज किया तो करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी। और अगर मान लेते हैं कि क्या करा भैया, डिक्रीज कर दिया तो करेंसी क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी। सप्लाई में अगर आपने इंक्रीज किया तो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, और सप्लाई में आपने क्या करा, डिक्रीज करा तो करेंसी क्या हो जाएगी भैया, डेप्रिशिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो याद कर लिया भैया हम लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, मतलब जहां पे हर चीज का एक्सचेंज हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मार्केट। बट यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मतलब दूसरी कंट्री से हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे चीजों का एक्सचेंज कर रहा है। ओके, इट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसी आर ब्रॉट एंड सोल्ड, मतलब ऐसी जगह जहां पे फॉरेन करेंसी को या तो खरीदा जाएगा या तो बेचा जाएगा। ओके, लाइक एनी अदर मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम नॉट अ प्लेस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अपने आप में क्या है भैया, एक सिस्टम है, कोई जगह नहीं है। ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, क्योंकि आजकल तो जो टाइम है वो क्या है, डिजिटल है। ओके, The transaction in this market are not restricted to some specific currency। किसी भी करेंसी पे स्पेसिफिक नहीं है कि इसी कंट्री की करेंसी से हम लोग एक्सचेंज करेंगे, दूसरे से हम लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे। ओके, इन फैक्ट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी वेयर दे आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट। और बोल रहा है कि बहुत सारी करेंसी होती है जो एक साथ यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसको ट्रेड करने का काम करते हैं। बायर्स कैन बी इंडिविजुअल, खरीदने वाले इंडिविजुअल हो सकते हैं, फर्म हो सकती है, ब्रोकर हो सकता है, बैंक हो सकता है, और कोई अदर इंस्टीट्यूशन भी इसमें हो सकता है। तो मार्केट जो है इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, करेंसी का कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, क्या क्या फंक्शंस है, मतलब क्या क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले बोलता है ट्रांसफर फंक्शन, मतलब किसी चीज को लाना ले जाना है तो वो बहुत आसानी से इस मार्केट में किया जा सकता है। इट ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व्स इन द ट्रांजैक्शन, और एक दूसरे की जो भी कंट्री से आपने ट्रेड किया है उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, पैसे का लेन देन यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर। तो इन तरीकों से क्या हो सकता है भैया, आप ट्रांजैक्शन यहां पे बहुत आसानी से कर सकते हो। तो पहला फंक्शन क्या हो गया भैया, ट्रांसफर फंक्शन का। यहां पे क्रेडिट फंक्शन भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी फॉर फॉरेन ट्रेड, और क्या करता है ये, फॉरेन ट्रेड के क्रेडिट फैसिलिटी भी यहां पे प्रोवाइड करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड, अब मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या हुआ भैया, तो यहां बोला कि इनने भैया 3 महीने तक के आप पैसा नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, इतना क्रेडिट तो यहां पे चलता है। जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, बट किसके लिए करेंगे मैच्योरिटी पीरियड, जनरली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अगर डोमेस्टिक का है तो डोमेस्टिक में ये सब काम नहीं करने वाला। ओके, नेक्स्ट हम लोग फंक्शन की बात करते हैं हेजिंग फंक्शन की। हेजिंग का मतलब क्या होता है भैया, देखिए आज अगर मान लेते हैं हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करा, फॉर एग्जांपल आज हमारी डेट हो गई है 1 जनवरी 2023। अब हम लोग बोल रहे हैं कि आज हम लोग अगर मान लेते हैं एग्रीमेंट करते हैं किसी चीज का, ये एग्रीमेंट कर लिया और हम लोग 1 मार्च 2023 को इसकी पेमेंट करते हैं, तो ये 1 मार्च 2023 को जब आप पेमेंट करेंगे तो इसमें यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई है वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। इस सिस्टम को कहा जाता है हेजिंग फंक्शन, मतलब फ्यूचर में भी जो पेमेंट करेंगे वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आज हम लोगों ने बात करी है। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हेजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट एट द करंट एक्सचेंज रेट। ठीक है, आज जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो करंट एक्सचेंज रेट है, मगर पेमेंट कब करने वाले हैं, फ्यूचर में। इट इज नोन एज हेजिंग। This function provides protection against the risk related to the variation in the foreign exchange rate and promotes foreign trade। इसके कारण जो फॉरेन एक्सचेंज में जो भी फ्लक्चुएशन आने वाला है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं यहाँ फॉरेन ट्रेड जो है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट में आएगा और यहाँ पे हम लोग उसको प्रमोट भी यहाँ पे करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पहले वाले को स्पॉट मार्केट। स्पॉट का मतलब होता है अभी, तुरंत में आप जो भी चीजें कर सकते हैं वो सब मार्केट जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे स्पॉट मार्केट। क्या कहलाएंगे भैया, स्पॉट मार्केट। इट रेफर्स टू अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन विच द रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। पैसा लो,
पैसा दो, इधर से लो इधर से दो, तुरंत दान महाकल्याण, एक साथ काम जहां पे होता है लेन देन का, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट मार्केट। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच प्रिवेल्स इन द स्पॉट मार्केट इज टर्म्ड एज स्पॉट एक्सचेंज रेट। वो तुरंत में जो भी आपने तय कर लिया एक्सचेंज करने के लिए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपका स्पॉट मार्केट एक्सचेंज यहाँ पे कहलाएगा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, दूसरा जो मार्केट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। मतलब आज हम लोग ट्रेड तो कर रहे हैं बट हम लोग फ्यूचर में भी ऐसे ही ट्रेड करते रहे, इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड मार्केट। इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच द पेमेंट ऑफ परचेजेस एंड सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज सेटल्ड टू ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। आज डील कर लो और पैसे कब दे देना, फ्यूचर डेट में कभी भी आप दे देना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलेंगे भैया, फॉरवर्ड का मतलब ये आगे की तरफ। ओके, एट अ रेट एग्रीड अपॉन द टुडेज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, आज तय कर लो और फ्यूचर में कभी भी देते रहना, मगर रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो आज का चलेगा। इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट थ्रू हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन से जो भी ड्रॉबैक आने वाले होते हैं उसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने काइंड्स में पढ़ा कि काइंड्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट क्या क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या होता है। होप सो इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने कोशिश करी कि आप तक के ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये पूरा का पूरा पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा काम। एक छोटा सा काम क्या है भाई, तो आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे करने से फायदा क्या है, तो यहाँ पे सारी क्लासेस के जो भी डेटा है वो इजीली अवेलेबल है, बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें इतने सारे जो कोर्सेस है वो भी FOC फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।